We are also known as मंजिल मिस्त्रीज, मंजिल मंजन्स, मंदिर मस्जिद। और मेरे स्कूल में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में मेरे को म्यूज़िक सीखने की ना ही इजाज़त मिली और ना ही ऐसे कोई खासा रिसोर्सेज थे जिस तरह की फैमिली से मैं आता था। कभी भी 20,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम नहीं किया। आप मुझे ये बता रहे हैं कि एक एनजीओ सेटअप में, डेवलपमेंट सेटअप में भी एक मॉडल तैयार होता है एंड देन वो रेप्लिकेट होता है। सो बेसिकली लाइक अ कॉर्पोरेट 100% सस्टेनेबिलिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर मैं बेड से गिरने से डर रहा हूँ या फिर एक फिल्टर कॉफ़ी पी के मेरे को अच्छा लग रहा है, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ फियर, देयर इज अ फीलिंग ऑफ प्लेजेंट, देयर इज अ फीलिंग ऑफ सैड। ऑल दिस फीलिंग्स दैट आई फील, मेरे लिए वो भगवान है। मैं जो महसूस करता हूँ वो भगवान है। Welcome to With Non-Profit. Today we are with Anurag, who is a co-founder of Manzil Mystics. They work with music and education. So basically music education to underprivileged kids in Delhi, mostly Delhi. And so welcome Anurag. Thank you so much. And I think the first question that I would go is like, what actually is Manzil Mystics? In the sense that the name is very complicated. You're talking about Manzil, you're talking about Mystics. We are also known as मंजिल मिस्त्रीज, मंजिल मंजन्स, मंदिर मस्जिद, fortunately or मंजिल मिस्टिक्स। I guess there definitely you can see there are two names, Manzil and Mystics. Manzil means destination, but it actually became a journey for us. Manzil Welfare Society is a non-profit organization started by an IIM Ahmedabad graduate Ravi Gulati, जहाँ पर मैं गया म्यूजिक सीखने के लिए। I guess as far as I can remember 2004 I was in 8th grade। और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है। और मेरे स्कूल में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में मेरे को म्यूज़िक सीखने की ना ही इजाज़त मिली और ना ही ऐसे कोई खासा रिसोर्सेज थे जिस तरह की फैमिली से मैं आता था। एक लड़ाई थी मेरी अपनी अंदर की लड़ाई, और एक जो समाज में लड़ाई होती है म्यूज़िक सीखना ही क्यों है। उस लड़ाई के चलते कि मेरे को एजुकेशन का पर्पस तो सिर्फ ये था ना कि आप पढ़ो और नौकरी ले लो। और दैट कॉज्ड मी कि 12वीं में 52% आए और वो कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन नहीं मिला कहीं पे भी। तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता था अपनी जिंदगी में कॉलेज छोड़ के, राइट। तो एक दोस्त ने बता दिया कि खान मार्केट में एक एनजीओ है और फ्री में म्यूजिक सिखाता है। This is after your 12th के बाद। Okay. This is 2008 में मेरी 12th हुई थी। 9 में I got to know about। 1.5 साल मतलब फुल हर जगह गए, सब कुछ ट्राई किया। I applied for CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, वो करा, छोड़ दिया। फिर कॉलेज ज्वाइन किया, वो छोड़ दिया। मतलब सिर्फ बैठने जाता था कॉलेज, क्योंकि स्कूल के साथ। But you did your graduation BCom from DU only, right? SOL SOL से करा था मैंने, साउथ कैंपस। फिर उसके बाद एक दोस्त ने बताया मंजिल के बारे में, और वहाँ देखा तो यार क्या खूबसूरत जगह थी। और ऐसा एक ऐसी दुनिया लगती है ना जहाँ सब झूठ है। इतना अच्छा कौन होता है। एंड वहाँ मेरे को म्यूजिक मिला, और म्यूजिक के साथ पर्पस मिला मेरे को अपनी जिंदगी का। एंड दैट्स हाउ वहाँ से एक बैंड बनाया मंजिल मिस्टिक्स। फिर अमेरिका चले गए स्कॉलरशिप पे, फिर वापस आके फिर मंजिल मिस्टिक्स हो गया। तो मंजिल ये है, मिस्टिक्स क्योंकि मंजिल में बहुत एक इन्फ्लुएंस था कबीर जी का, गांधी जी का। आई टॉक अबाउट इट मोर। एंड वहाँ से ये शब्द मिल गया कि क्या गाते हैं हम, तो मिस्टिक पोएट्स को गाते हैं। तो फिर वो नाम मंजिल मिस्टिक्स। हाँ, तो हम मंजिल के स्टूडेंट्स जो खुद अपने आप में मिस्टिक्स है। So this Manzil Mystics is different than the Manzil that you were a part of? So I guess it's like हम जब पैदा होते हैं हम एक लास्ट नेम के साथ पैदा होते हैं। जैसे मैं पैदा हुआ हूड़, मेरा लास्ट नेम है। तो ऐसी मंजिल हमारा परिवार है, बट हम उसको अपने फर्स्ट नेम की तरह यूज करते हैं।
So Manzil Welfare Society is a separate organization. Then Manzil. And Manzil Mystics is a separate organization. They are two different. Two different organizations. Yes. And where did you learn your music? Manzil Welfare Society. Okay. जिसको मंजिल के नाम से जानते हैं. And your organization is Manzil Mystics. Mystics. Okay. These are two different organizations. Yes. But you are a co-founder in Manzil Mystics. Manzil Yes. Welfare Society. Also. Right. You are CEO. I'm the CEO of Manzil Mystics. And I was a student of Manzil Welfare Society. और बट हाँ मैंने मंजिल में भी काम किया and I was the team lead. I was the CEO of Manzil also. हाँ, this is what I know. तो when I came back from the US, मैंने अपना बहुत ज़्यादा समय करीब 1 साल बिताया समझने के लिए कि मेरे को करना क्या है. मैंने जर्नलिज्म के भी एग्जाम दिए कि मैं वो कर लेता हूँ क्योंकि बीकॉम हो चुकी थी. मैंने बहुत कुछ करा. फिर मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क करने का सोचा एंड दैट्स वेयर Manzil happened and I started volunteering in Manzil more than I was doing it before. Then तो student से volunteer बना, volunteer से team member बना, तो core team member बना, core team member से I became the CEO. जब CEO बन गया फिर मेरे को लगा यार अब क्या मतलब. And then I realized that I can actually do more than just working in an after school center. मतलब Manzil is love. पर मंजिल एजुकेशन आफ्टर स्कूल एजुकेशन स्पेस पे काम करता है. वो इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, फिल्म मेकिंग, ग्राफिक डिजाइन ये सब सिखाता है मंजिल. और उसमें म्यूजिक, वोकल और गिटार एक पार्ट है. और मेरी जिंदगी इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड मंजिल मिस्टिक इज बेसिकली अबाउट म्यूजिक. तो मेरे को लगा कि बट एंड आल्सो बाय दैट टाइम आई रियलाइज दैट तो मंजिल मिस्टिक से शुरू हुआ एक बैंड की तरह. वी सिंग आइडियाज ऑफ कबीर जी, गांधी जी, राइट ओरिजिनल सॉन्ग, इस तरह से शुरू हुआ. बाय 2015 आई रियलाइज्ड दैट ये सब करते करते सिर्फ हमारे बैंड से 5 लोगों को अमेरिका जाने की स्कॉलरशिप मिल गई. कितने लोग थे बैंड में? We started with 27. Okay. For the longest period we were 17 and currently we're 12 people in the band. Still. अभी भी 12 लोग हैं. फुल फ्लैज बैंड जब जाता है तो 13-14 हो जाते हैं बट 12 लोग अभी भी परफॉर्म करते हैं. तो हमें लगा कि यार अब हमें लगता था कि यार अब म्यूजिक हमें नहीं मिला. हम मंजिल गए और मंजिल से हम ये खूबसूरत ऐसे बन गए. और हम अकेले नहीं, मतलब नीरज फ्रॉम नीरज आर्यास कबीर कैफे. दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क यू. द नीरज आर्या, आई हैव हर्ड, मतलब I think I was in Jaipur last year and he was performing Kabir Cafe, and I think he had performed in Delhi and he do this too. He was from Manzil Welfare Society. Okay. In the same non-profit. But what about the band, whole band? कबीर कैफे में बाकी लोग तो बॉम्बे से हैं अलग-अलग. Burrito Cases from somewhere else and कोई कहीं से है, कोई कहीं से है. नीरज जो मेन सिंगर, हाँ वो मंजिल से था. एंड इनफैक्ट जो यूएस की स्कॉलरशिप पे मैं गया था, हम साथ में गए थे. नीरज, हाँ तो नीरज विस्कॉन्सिन में था, मैं सिएटल में था. मैं वापस तो उसके वक्त उसका एक बैंड था मेक शिफ्ट. आई वाज पार्ट ऑफ द बैंड एंड इनफैक्ट नीरज इज वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ मंजिल मिस्टिक्स. यस. तो इतने सारी चीजें हो रही थी और देन हमें पता चला कि सिर्फ दिल्ली में 44 लाख बच्चे पढ़ते. इमेजिन अ नंबर लाइक 4.4 million and 80% of these children were not getting जो हमें मंजिल में मिला. I was so disturbed with the number. मैंने कहा and like पूरे इंडिया की बात करो, there more than 400 million children live in India. And imagining, I lived that reality, but imagining कि इतना cluttered है. और मैं अब मंजिल मिस्टिक्स बैंड एनजीओ सेक्टर का बैंड है, हम उसको डेवलपमेंट सेक्टर का बैंड बोलते हैं. सम पीपल मेक फन ऑफ अस कि हम एनजीओ सेक्टर का इंडियन ओशन है क्योंकि हमें एनजीओ सेक्टर में ज्यादा बुलाते हैं. बट नॉट फाइंडिंग अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, दिस लाइक बैक इन 2015 आई एम टॉकिंग अबाउट, जो म्यूजिक की एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहा हो. एक्सेसिबिलिटी मतलब 1 घंटा हफ्ते में 1 दिन बच्चे को. ये क्वेश्चन मेरे पास भी है, आई विल आस्क यू दिस. तो ये बड़ा डरावना था कि यार इतने साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं पर
कैसे एक भी संस्था नहीं है जो म्यूजिक एजुकेशन के एक्सेस बढ़ाने में काम कर रही हो इंडिया भर में, और जो सिर्फ म्यूजिक पे फोकस कर रहे हैं, राइट? हमें लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा। आई नो उस वक्त म्यूजिक बस्ती हुआ करता था, ओके, और वन ऑफ माय फेवरेट ऑर्गेनाइजेशंस, और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मेरे को। म्यूजिक बस्ती कहाँ पे था? दिल्ली में? दिल्ली में था अभी भी, अब वो अनेबलिंग लीडरशिप के साथ अनेबलिंग थ्रू म्यूजिक हो गया। बट वो जितने नंबर्स के साथ काम कर रहे थे ना, मतलब आई रिमेम्बर बाय 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 1100 बच्चों के साथ काम कर रहे थे। आई एम लाइक दैट्स गुड, वो बहुत डीप काम है, बहुत जरूरी काम है, पर दिल्ली में 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि यार कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकले कि एक सिस्टम एंड प्रोसेस, करिकुलम, कोई ऐसा मॉडल निकले जो हर बच्चे तक पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि, एंड ऑल्सो क्वालिटी और स्केल का हमेशा लड़ाई होता है, बट ये मैं बोल रहा हूं, हाँ, पर ऐसा नहीं है, मतलब कोई तो सॉल्यूशन होता है। मतलब इतने सारे संस्थाएं हैं जो अमेजिंग काम कर रहे हैं, बट स्टेट इंटरवेंशन के बिना, सो यू आर टॉकिंग अबाउट 100% स्टूडेंट who are studying in Delhi. State intervention के बिना, you are saying as a non-profit or as an organization, I don't think it is possible. It's not possible. That's what I'm saying कि मैंने ये नहीं बोला कि स्टेट इंटरवेंशन होगा या नॉन प्रॉफिट इंटरवेंशन होगा। आई एम सेइंग अ मॉडल, अ करिकुलम, आई डोंट नो व्हाट। 2015 में नहीं पता था, आज मेरे को पता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सिर्फ दिल्ली में, अगर हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कभी भी 20,000 से ज्यादा बच्चों के साथ काम नहीं करेंगे। 20,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। या इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, बट उसके लिए सिस्टम एंड प्रोसेस हमने बनाए हुए हैं। पर ऐसी स्टेट जहाँ पर 44 लाख बच्चे रहते हैं, उसमें 20,000 बच्चे कितने होते हैं? बट क्रिएटिंग अ सिस्टम, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम, क्रिएटिंग अ टीचर ट्रेनिंग मॉडल, क्रिएटिंग अ करिकुलम और डिजिटल कंटेंट लाइब्रेरी, जिसके जरिए हम ये पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, collaborating with SCRT, or working with the schools which has music teachers. So ऐसा एक सिस्टम बनाया जा सकता है, जो कि पॉसिबल किया है ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रथम ने पॉसिबल किया है, क्वेस्ट अलायंस ने पॉसिबल किया है, लेंड हैंड फाउंडेशन ने पॉसिबल किया है, एंड इन समवट organizations like Slam Out Loud, Saturday Art Class, जो आर्ट्स, ओके, आई थिंक इसमें से 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हैं, बाकी दे आर स्मॉल, बट दे आर टेकिंग बेबी स्टेप। मतलब अगर हम लेंड हैंड फाउंडेशन के स्केल को स्लैम आउट लाउड के स्केल से मैच नहीं कर सकते, स्लैम आउट इज वेरी स्मॉल, हाँ, बट दे आर इन द सेम जर्नी। मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि स्लैम आउट लाउड का जो प्रोग्राम है, वो आज से 5 से 10 साल के बीच में लैंड हैंड फाउंडेशन का स्केल ले सकता है, बिकॉज दे हैव क्रैक्ड अ मॉडल। ओके, तो अभी वो सिर्फ पहले दिल्ली में काम करते थे, बट नाउ दे वर्किंग विद पंजाब एंड हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं बोल रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाट लैंड हैंड फाउंडेशन डज ना, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, राइट? तो वो मॉडल का स्केल अभी करंट में नहीं है, बट हो सकता है। अब बस 3 सवाल इकट्ठे हो गए, लेकिन आगे चलते हैं। तो मैं इस वाले पॉइंट पे पूछूंगा, जैसे हम बात करते हैं किसी भी कंपनी में कि हम एक मॉडल तैयार हो गया है, ठीक है, एक स्टोर का लेआउट तैयार हो गया है, लेट्स रेप्लिकेट इट, उसको रेप्लिकेट अप कर सकते हैं फटाफट से। आप मुझे ये बता रहे हैं कि एक एनजीओ सेटअप में, डेवलपमेंट सेटअप में भी एक मॉडल तैयार होता है एंड देन वो रेप्लिकेट होता है। सो बेसिकली लाइक अ कॉर्पोरेट। Yeah, definitely. मतलब that's why I call myself social entrepreneur ना, मतलब बट यहाँ पे तो आपने स्लैम आउट लाउड के बारे में भी बताया ना कि एक मॉडल तैयार होता है, प्रथम का भी एक मॉडल रेडी होगा, वो रेप्लिकेट हुआ, सो इट इज नॉट डिफरेंट देन अ कॉर्पोरेट इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, यू कैन से दैट। या मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो सेम है ना, मतलब वो अलग थोड़ी ना है। एक जो ट्रेनिंग हो रही है या फिर उसका ओरिएंटेशन फॉर प्रॉफिट है, और दूसरे का जो ओरिएंटेशन है वो सोशल एंटरप्राइज है, सोशल लाइक नॉन प्रॉफिट है। बट रेप्लिकेशन का जो मतलब एक लार्जर मॉडल है, वो तो सेम है ना। मतलब फॉर प्रॉफिट में उसको बिजनेस मॉडल कैनवस बोल लो, नॉट फॉर प्रॉफिट में उसको थ्योरी ऑफ चेंज बोल दो। एंड हाउ सोशल एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट देन एन एंटरप्रेन्योर? आई डोंट सी एनी डिफरेंस देन सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो
उनका एक सोशल एंगल होता है टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट दे डू, राइट? मतलब आई रिमेम्बर, क्योंकि मैंने बीकॉम पढ़ा है, और तो उसमें बताते थे कि एयरटेल भारती भी बोलता था कि हम नॉन प्रॉफिट है, क्योंकि देवर मतलब लोगों को जोड़ रहे हैं ना वो। हाँ. एक जना तो मतलब आपका ओरिएंटेशन क्या है काम का, वो आपको मे बी सोशल एंटरप्रेन्योर बनाता है या नहीं बनाता। तो लास्ट इंटरव्यू में वी हैड हिमांशी सिंह विद अस, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है बेयरक्राफ्ट कंसल्टिंग। तो मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था कि एंड शी इज सेइंग आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर और इम्पैक्ट ड्रिवन स्टार्टअप, दिस वाज हर टर्म। एंड उनका पॉइंट था कि हम आर्टिस्टन्स को फायदा दे रहे हैं एंड कंपनी से हम कम कट ले रहे हैं, बट आर्टिस्ट आर समवन हु आर गेटिंग बेनिफिट। सो एंड द कोर इज कि artists should get benefit, at the same time we will take a cut. Yes. And now this organization is not for companies, basically targeted towards artists. So in your case, how do you then see, now you're talking about entrepreneurship, how, see, I have a product, for example Kabir Cafe, they charge, they go, they charge, they earn. Now if Mandil Mystics is a social entrepreneur organization, how do you sustain yourself? In the sense, you sell a product, you sell compositions. So I guess every non-profit, especially like us, they have to have a product like that. Because I think the philanthropy in India, the art philanthropy in India is still taking their baby steps. अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है आर्ट इंटरवेंशन, आर्ट एंटरप्रेन्योर इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आज है, मतलब, और हर साल वो बढ़ रहे हैं। तो अभी भी आर्ट एंटरप्रेन्योर्स बहुत हाई स्केल पे है, राइट? इन द सेंस लाइक डिफरेंट क्लास को कैटर कर रहे हैं। I wouldn't say that, because I can name like easily 10 to 15 entrepreneurs जो पिछले 10 साल में इमर्ज हुए हैं। हाँ, प्लीज डू। और क्या आपका प्रोडक्ट क्या है उसके साथ? हाँ, मतलब सी, जब हमने शुरू किया था तब हमें एक भी नहीं मिला था, बट तब बाद में पता चला हमारे सेम टाइम पे बैठक फाउंडेशन शुरू हुआ पुणे में, जो क्लासिकल म्यूजिक के ओरिएंटेशन को बढ़ा रहा है। उसी सेम समय पे अनहद फाउंडेशन ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ, जो फोक म्यूजिशियंस को रिकॉर्ड कर रहा है। अबाउट हमसे 1-2 साल बाद शेडो शुरू हुआ एमपी में, जो फोक म्यूजिक को यूज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू सिखाने के लिए। एंड 3 साल पहले नाद विस्तार शुरू हुआ निजामुद्दीन में। तो जब मैंने मतलब उससे पहले भी थे, जैसे नालंदा वे फाउंडेशन, अमेजिंग द वर्क दे हैव डन थ्रू चेन्नई चिल्ड्रंस क्वायर एंड दिल्ली चिल्ड्रंस क्वायर, इट्स अमेजिंग। पर नालंदा वे फाउंडेशन लार्जली आर्ट्स इन एजुकेशन की बात करता है, जिसमें म्यूजिक इज बीइंग वन पार्ट ऑफ इट। But these 5 organizations just talked about the only focus on music. तो in fact जब मैं जिज्ञासा से मिला था, मतलब how many organization know जो slam poetry सिखा रहे बच्चों को। So Slam Out Loud is not just an amazing organization. What they're doing is very very unique. तज़फ़ुर एक संस्था है, ये आपकी आगाज एक संस्था है, ड्रामेबाज एक संस्था है जो थिएटर पे काम कर रहे हैं, राइट? डांस आउट ऑफ पॉवर्टी है जो डांस में काम कर रहे हैं। There's so many arts, मतलब आप पिछले 10 सालों में देखोगे, और उससे पहले 10 सालों में देखोगे ना, आप अपने टिप्स पे काउंट कर सकते हो। नालंदा वे फाउंडेशन, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग लाइक स्पीक मेके और संदीप लाइक संगीत नाटक अकेडमी एंड ऑल दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रास रूट से निकली है। सो तो चेंज तो आ रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है, बट कहने का मतलब ये है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका एक सोशल एक इंटेंट है, और जो आउटकम है वो डायरेक्ट सोशल इश्यूज को केटर कर रहा है। और मतलब जैसे मैं बोलूँगा, जो स्लैम आउट लाउड कर रहा है वो बहुत हद तक लभ्या भी कर रहा है। लभ्या वर्क्स इन मतलब हैप्पीनेस करिकुलम उन्होंने ड्राइव किया। नाउ अगर इफ यू हैव SCL इन योर करिकुलम, लभ्या
is social emotional learning. Okay. तो लभ्या इज एन आइडल ऑर्गेनाइजेशन, बट लभ्या और स्लैम आउट लाउड को जो अपार्ट करता है वो है उनका इंटरवेंशन का जो स्ट्रैटेजी है. स्लैम आउट लाउड एंड मंजिल मिस्टिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन उसको आर्ट्स के जरिए कर रहे हैं. सो एक बार प्रोडक्ट निकल गया, आपका प्रोडक्ट क्या है? हाँ, सो प्रोडक्ट हुआ तो एक तो फंडिंग बहुत लिमिटेड है. देन सो हमारा नॉन प्रॉफिट बनने से पहले हम लोग एक बैंड थे. हम अभी भी एक बैंड, आई स्टिल परफॉर्म, एंड दैट्स अ फॉर प्रॉफिट, दैट्स अ डिफरेंट एंटिटी. वी कॉल इट अनहर्ड एंटरटेनमेंट्स, जो हमारा फॉर प्रॉफिट का नेम है. अनहर्ड, अनसुना और अनहर्ड से. सो हम लोग परफॉर्म करते हैं अभी भी. हम लोग प्रोडक्शंस करते हैं लोगों के लिए. जैसे मेक माई ट्रिप का जो जिंगल है, ट्रैवल मगर प्यार से. एंड देन थर्ड इज हम इवेंट क्यूरेशन करते हैं, फेस्टिवल क्यूरेशंस करते हैं. सो जैसे मोबाइल क्रचेस का जो इस साल का जो नन्हे कदम बाल उत्सव जो हुआ वो हमने किया. हमारे खुद के फेस्टिवल से, जैसे दिल्ली कबीर फेस्टिवल सबसे बड़ा नाम है उसमें से, जिसमें मतलब करीब एंड इट्स अ बहुत कम्युनिटी ड्रिवन फेस्टिवल. 2000 के करीब पर डे लोग आते हैं उसमें. मंदिर में सिक्स ऑर्गेनाइजेशन, we are just one part of it. It's a community led festival, I guess. That's why in Delhi Kabir festival, though we took initiative to organize it, you will not see Manzil Mystics branding in the festival because it's a community driven festival. So in short, music performances, music production and event curation हम करते हैं. बट हमारी इन तीनों चीज़ में जो फोकस रहता है वो सोशल इश्यूज रहता है. तो अगर मैं म्यूजिक परफॉर्मेंसेस से बात करूँगा, सो फ्रॉम प्रथम टू क्वेस्ट अलायंस टू प्रभा टू टीच फॉर इंडिया, इन संस्थाओं के जब भी इवेंट्स होते हैं तो वी गो एंड परफॉर्म देयर एंड वी आस्क मनी. ऑर्गेनाइजेशन लाइक नज का एनेथम हमने बनाया है, SVP इंडिया का एनेथम हमने बनाया है, एडोबी CSR, मैकेंजी CSR, आपके ये मेक माई ट्रिप CSR, इन सबके हमने बनाए. I think we can reach out to you. Yes, definitely. See, we also get CSR projects. We make films. CSR organization. So in fact, HCL का जो अभी फिल्म बन रहा है, HCL फाउंडेशन का, उसका पूरा बैकग्राउंड स्कोर और पूरा म्यूजिक हम बना रहे हैं. हाँ, मैं ये सवाल है कि अभी मैं जाता हूँ एक स्टूडियो के पास, there is a studio that I know. तो वो साउंड वर्क और वॉइस ओवर आर्टिस्ट वही अरेंज करके देते. आई थिंक दिस इज बेटर. सो एंड व्हाट वी डू इज, एज एन आर्टिस्ट, जो लोग उसमें परफॉर्म कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जो इवेंट क्यूरेट कर रहे हैं, स्पेशली नॉन प्रॉफिट्स के इवेंट्स हम क्यूरेट करते हैं. और सर्विसेज लाइक गूंज में पिछले बहुत सालों से, आई डोंट नो कितने सालों से, जो साउंड जाता है वो हमारे यहाँ से जाता है. सो 100% of the income of these services goes into the social work. Okay. And then लोग हमसे पूछते हैं ना आप कैसे कमाते हो? हाँ, मेरा ये सवाल आने वाला है. Then we withdraw salary from the foundation. क्योंकि and about अगर मैं last year का बात करूँ, about 38% of the funds came through the services that we that you gave. Yeah. And 62% was donations. This year that has increased to about 52%. Your services. Yeah, our services. See, I have another question, but now I am going to ask you something. What do you think about? I always think if I get to start something, I can initially fund that organization, but in the end, that organization should be able to self-sustain itself. Why? Because see, at the time I might go. I might not be able to plan something. What if something happens? The organization shouldn't die. So now you're saying 52% is coming from the services. Services business can continue. So in that case, what is the role that you think about the self-sustaining system of non-profits? यार, to be very frank, see, मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ, मैं एक NGO का बच्चा हूँ. तो मेरे को ना ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट है ना, बहुत कूल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है. बट टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, एंड आई यूजुअली से दैट इन वेरी क्लोज ग्रुप, एंड आई हैव स्टार्टेड सेइंग दैट इन पब्लिक आल्सो,
कि यार 100% सस्टेनेबिलिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है। देखो आपकी ना जब बिजनेस में पढ़ते हैं तो आपकी ना मनी कहाँ से आएगा उसको आप सेग्रीगेट करते हैं, राइट? आपके ये होता है कि यार आप इतना यहाँ से कमा लोगे, इतना यहाँ से कमा लोगे, इतना यहाँ से आ जाएगा पैसा, एंड देन उसके हिसाब से आप अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी बनाते हो, एंड देन उसके हिसाब से आप करते हो। आई पर्सनली फील दैट 100% पैसा हमारे सर्विसेज से आए ये पॉसिबल नहीं है। 2017 में हमने रजिस्टर किया अपना संस्था, 2014 में पायलट शुरू किया था। 3 साल लगे हमें समझने में, प्रोग्राम बनाने में, करिकुलम, मॉडल एंड ऑल दैट। 17 में हम करीब 165 बच्चों के साथ काम कर रहे थे। आज की डेट में अगर हम करंटली बताएं, हम करीब 8000 बच्चों के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। 2017 में भी मुश्किल था और 2024 में भी मुश्किल है। और आई नो जब हम 2034 में होंगे तो शायद हम 8000 नहीं 8 लाख बच्चों के साथ काम करेंगे डायरेक्टली, मतलब हमारे थ्रू ऑल द इंटरवेंशन दैट वी हैव। बट मैं बोल रहा हूँ वो उस वक्त भी मुश्किल होगा क्योंकि वो जो स्केल है, हाँ, वो स्केल अचीव करने के लिए, एंड वो जो इवेंट्स है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी पे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। हाँ, तो मेरे को लगता है कि आज का जो 52% है वो आज के बजट के हिसाब से है। ये अगर मान लो 52% फिक्स हो गया है, 60% फिक्स हो गया है, जैसे मान लो एग्जाम्पल मेरा 50 रुपये खर्चा है और 25 रुपये सर्विसेज से आ रहे हैं। जब मेरा 100 रुपये खर्चा हो जाएगा तो मैं 50 रुपये पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। एंड दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर सोर्सेज ऑफ योर डोनेशन हैज टू। तो मेरे को लगता है कि हम पहले ये सोचते थे CSR मिल जाए और मजा आ जाएगा। नाउ आई गेस हम जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं फंड रेजिंग, तो हम लोग सर्विसेज में भी डालते हैं, UHNI, HNI, रिटेल, CSR, फाउंडेशन, फिलैंथ्रोपी, फैमिली फिलैंथ्रोपी, तो सब में डालते हैं। तो आई गेस इन दैट वे आई गेस एक सिर्फ CSR पे फोकस ना करना या सिर्फ एक फैमिली फाउंड फोकस ना करना, वो हम देख रहे हैं। हम ये भी फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे हम हमारी सर्विस इनकम को कहाँ तक पहुँचा पाते हैं। और वरना आप मेरे को एक संस्था बता दो पूरे इंडिया में फॉर प्रॉफिट जो एंटरटेनमेंट फील्ड में हो या फिर मतलब प्रोडक्शन करता है, जो बैंड परफॉर्म कर रहा है, राइट? जो हम लोग काम कर रहे हैं, परफॉर्मिंग बैंड है ना, जो से लाइक 100 करोड़ रुपए कमा रहा हो, तो लाइक बट डिफरेंट इंडिया में बैंड सिनेरियोस इज वेरी टू बी ऑनेस्ट डिफिकल्ट टू सस्टेन, राइट? यार देखो हमें दिखता नहीं है। अब जैसे मैं कल ही बात कर रहा था कि जब विवेक ओबरॉय ने रोल्स रॉय ली तब पता चला उसकी नेटवर्थ 1200 करोड़ है। तो शायद मतलब आंकड़े झूठे हो सकते हैं क्योंकि सब कुछ जो इंटरनेट पे है वो डिसीविंग है, बट आई डिड रीड कि वो उसने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको रियल स्टेट में कितना एंड ऑल दैट। हमें ऐसा लगता है कि यार जो आर्टिस्ट हमें दिख नहीं रहे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें शान मतलब का गाना 3 इडियट्स के बाद हम शायद इतना ज़्यादा, शायद डेफिनेटली शान ने बहुत सारे गाने गाए होंगे, बस मेरे को पता नहीं है कि कौन से गाए हैं। बट उसकी कंपनी है ना एपिडेमिक्स, जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, राइट? हम विशाल और शेखर में शेखर है, उसकी गरुड़ा रिकॉर्ड्स हैं, और शंकर महादेवन जी के शंकर महादेवन अकेडमी, शंकर महादेवन फाउंडेशन है, AR रहमान की KM म्यूजिक है और AR रहमान फाउंडेशन है। इट जस्ट हमें पता नहीं होता कि आर्टिस्ट क्या क्या कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट आर्टिस्ट फ्रॉम लो इनकम फैमिली, जो मेरे को लगता है ना, एंड दैट्स व्हाट जस्ट टेल यू few of the courses that we do in Manzil Mystics, after school courses for artists, उसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि यार आप अपनी इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई करो। मतलब आप सिर्फ परफॉर्मर बन के या फिर टीचर बन के नहीं कमाते हो, आप इवेंट क्यूरेटर बन सकते हो, प्रोड्यूसर बन सकते हो, परफॉर्मर बन सकते हो, NGO चला सकते हो, कितनी सारी चीजें हैं। मतलब there are 27 मेन स्ट्रीम जॉब्स इन द मार्केट राइट नाउ जो म्यूजिशियंस को मिल सकती है और उनको पता ही नहीं होता। जैसे इन्वेस्ट इंडिया का रिपोर्ट कहता है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर इज गोइंग टू बी 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज बाय 2030। एक चीज ना मैं रियलाइज की अपने बारे में, सो आई स्टार्टेड एज अ फोटोग्राफर, आई वाज लाइक आई गोइंग टू बी डाई हार्ड फोटोग्राफर एंड ऑल अदर थिंग।
after a period I realized what is the point that I might not be able to afford that gadget because see now the point is हाँ मैं अगर बेसिक कैमरा यूज कर रहा हूँ आई एम गेटिंग ऑल दोस फोटोज लेकिन वो अर्ज होता है ना कि माय कैमरा शुड फोकस फास्ट आई वांट दैट आल्सो अरे वो शॉट छूट गया सो दैट नाउ यू थिंक दैट आई एम see when I bought I was using Nikon D53 and I think the camera was faster than me जब मैंने start किया था and I think then you pass that stage तो मुझे ऐसा लगता है कि buy any camera initially क्योंकि वो आपसे फास्ट होगा यू स्विच एंड अपग्रेड जब आपको लगे कैमरा आपसे स्लो हो गया यू आर मच फास्टर देन यू आर जस्ट सीइंग थिंग्स मच फास्टर देन एंड वो कैमरा आपको फेल कर लेकिन आपका फंड्स नहीं है देन रियलाइज आई नीड टू मेक फिल्म्स आई नीड टू एंटर इनटू स्टोरी टेलिंग आई नीड टू डू प्रोडक्शन वो वाला जो पॉइंट आपने बोला अब उसमें एक सवाल है मेरा अब ऐसा लगता है कई बार मैं अपने आर्ट के लिए ट्रू नहीं हूँ मतलब ट्रूथफुल नहीं हूँ मैं डिसीटफुल हो रहा हूँ अपने आर्ट के लिए आई एम नॉट अ ट्रू आर्टिस्ट बिकॉज मैं दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाता हूँ अपना क्योंकि सी एज अ एंटरप्रेन्योर सी वन पर्सन इज आर्ट एंड व्हेन यू एंटर इनटू आर्ट बिजनेस इट्स नॉट सेम यू कैन से दैट पर मतलब मेरा डिफरेंट ओपिनियन ये है कि सी जिंदगी आपको कहाँ मतलब यू डोंट कंट्रोल योर लाइफ तो मेरे को लगता है कि अगर आप फिल्म मेकर नहीं हो तो आप क्या हो वो बहुत बार सिचुएशन आपको बताती है तो या तो आप फोर्सफुली वो बन जाते हो या फिर आप बहुत सटली मतलब सेरेंडिपिटी के साथ आप वो बन जाते हो मतलब मैं अगर अपनी कहानी देखूं मैंने 12वीं पास नहीं करी दोस्त जाके दयाल सिंह में बैठते थे मैं दयाल सिंह में बैठने लग गया वहाँ से मैं मंजिल चला गया मंजिल जाके लगा कि अब तो मैं परफॉर्मर बनूंगा वहाँ से अमेरिका चला गया वहाँ मार्केटिंग एंड सेल्स पढ़ दिया अब लगा कि यार कोई नौकरी मिलेगी वापस आया HP प्रिंटर में नौकरी ली तो पहले एक हफ्ते तो लगा यार मैं तो प्रिंटर बेच के मतलब मिलीनियर बन जाऊंगा फिर लगा कि यार ये तो करना ही नहीं था अब फिर मैं वापस से म्यूजिक में आया फिर वॉलंटियर करने लग गया फिर लगा कि यार म्यूजिक तो मेरे को लगता है कि कभी कभार हमारे एक गाना है हमने इनफैक्ट नज के लिए लिखा था मैं सफ़र में हूँ और उसमें एक पैराग्राफ आता है ना लव इट या राइट वॉक फाउंडेशन में मनीष हैं उन्होंने ये सेम लाइन बोली और हमने उसको गाना बना दिया कि एक हद तक पहुंचकर कुछ और नजर आता है चलते चलते जैसे रास्ता बदल जाता है राहें ही मंजिल है और मैं इसके असर में हूँ तो मेरे को लगता है कि और मैं सफर में हूँ कि मेरे को लगता है कि हाउ कॉन्शियस यू आर एंड आई विल टॉक अबाउट द मंजिल मिस्टेक्स मॉडल हमारे 4 पिलर्स हैं उसमें एक पिलर है जो सबसे लास्ट का पिलर है उसको हम स्वाध्याय बोलते हैं कि सेल्फ का अध्याय मतलब सेल्फ का लर्निंग राइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन कि मेरे को लगता है कि अगर मैंने कैमरा छोड़ के माइकिंग करना शुरू कर दिया है तो शायद आई एम अ बेटर मे बी मैंने सिनेमेटोग्राफी शुरू कर दिया तो बाद में पता चला आई एम अ बेटर सिनेमेटोग्राफर देन अ कैमरामैन तो मेरे को लगता है बट इसके लिए मेरे को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एंड द थिंग इज एटलीस्ट मेरी फैमिली में बोलूँ या मेरे जहाँ मैं बड़ा हुआ वहाँ कल्चर में रिफ्लेक्शन सिखाया नहीं जाता है हमें बचपन से कि यार आप बैठो आप सोचो ये क्यों हुआ एंड ऑल दैट ये सवाल नहीं पूछे जाते कि क्या अच्छा हुआ क्या अच्छा नहीं हुआ क्या बेहतर हो सकता सिर्फ ये 3 सवाल एंड देन उस पर एक कॉन्शियस जो हमारा एक सफर होता है ना तो मतलब हु एम आई राइट नाउ एम आई अ परफॉर्मर और अ सोशल एंटरप्रेन्योर एम आई अ CEO ऑफ अ नॉन प्रॉफिट यही सवाल है जो आई थिंक मुझे भी पॉइंट आउट करता है बट इस चीज में ना मैंने एक चीज रियलाइज की there was this movie by John Green, I think it was, and then The Fault in Our Stars, and the movie starts with this line: "Life is what happens to you." Yes, life is, and you know this is something I realized. कल मैं किसी से बात कर रहा था, like this guy also runs a think tank, which is like they're very much into the groundwork, tribal areas and all. I was just telling him
You know, मेरे को ना एक मेरा दोस्त था बीटेक के टाइम पे 12-13 ही लाइक यार यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे लाइक चल इडियट but I used to make fun of that guy he is not into that tech part, not doing all those things. What is this YouTube thing that he wants to enter into? That he bought a camera, he was doing, and then I was like, अरे क्या करेगा? And later I realized I was doing my LLB. I got a fellowship. I think then I met you. That was the first time I picked a camera. And I had no idea that I can do this with camera. 6 महीने में I got published. I was into Cosmopolitan. अनुराग इमेजिन ही नहीं था, कोई लर्निंग नहीं है. मेरी डिग्रीज, मैंने मास्टर्स किया है लॉ में, लेकिन मेरी डिग्रीज एक साइड, जो मैं कर रहा हूँ वो एक साइड. दूसरा सवाल ये जो आपने बोला, क्या मैं लॉ प्रैक्टिस कर सकता हूँ आज के डेट में? मैं हाँ, इंटेलेक्चुअली हाँ, मैं कर पाऊंगा नहीं. ये दो सवाल है ना. बट कहीं ना कहीं जो स्टीव जॉब्स में मतलब कनेक्टेड द डॉट्स, अगर आपने वो वीडियो देखी है उनकी जो ग्रेजुएशन, हाँ, कैलीग्राफी की जो सीखा, तो आई गेस व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज गोइंग टू हेल्प आवर टुमारो. वो तो फॉर श्योर है. जैसे मैंने बाय द एंड ऑफ द डे बीकॉम परस्यू नहीं करा, मैंने कोई मैनेजमेंट जॉब नहीं ली. दो मैं यूएस से पढ़ के आ गया था मैनेजमेंट, तो भी मैंने उसकी जॉब को कंटिन्यू नहीं करा. बट जो मैंने अकाउंट सीखा, मतलब मंजिल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, बट हाउ मेनी एंटरप्रेन्योर आर देयर जो 2 CR का फंड्स क्रैक कर पाए हैं, राइट? तो मेरे को लगता है कि इट्स नॉट कि वो उनका काम अच्छा नहीं है या फिर वो, इट्स जस्ट जो ट्रेनिंग मेरे को मिली है, मतलब नाउ आई रियलाइज कि विदाउट फाइनेंस, फंड रेजिंग, HR, ये जो कंप्लायंस, ये जो आपके प्रोग्राम को अनेबल करते हैं, आपकी संस्था को अनेबल करते हैं, उसकी पढ़ाई, उसकी ट्रेनिंग होना कितना जरूरी है. तो और उसी पढ़ाई, उसी ट्रेनिंग ने मेरे को आज ये बनाया है. तो आई माइट स्विच्ड फ्रॉम CWA टू BCom टू म्यूजिक टू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, बट वट एवर आई लर्नड इन माई पास्ट, whatever experience I had in Manzil running an after school, which is not music, it's an educational setup, it is helping me today. तो मेरे को लगता है कि आप आज क्या सीख रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा आप हाँ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहाड़ों में जाके मैं हाइकिंग करने लग गया. मतलब मेरे को देख के लगता नहीं मैं कर सकता हूँ, बट मैं कर सकता हूँ. या फिर मतलब आई एम नॉट डूइंग something completely different. It just, there is a you're just mixing things and subtle difference. And you're making a cocktail. हाँ, or a mocktail. I was like, बहुत अच्छी चाय मैं बोलूँगा. तो मैं चाय पर ये क्या infatuation है, मतलब क्या ये so thing is, इतना क्या attraction है आपका कबीर, गांधी, even that Kabir Cafe, like you're talking about your colleague, मतलब क्या वो भी कबीर, आप से कबीर और गांधी. एंड दूसरा पॉइंट ये, बच्चों से क्या रिलेशनशिप है? यार देखो, डेफिनेटली हमारी दिमाग की उपज नहीं है, ये तो रवि भैया के दिमाग की उपज है. ही मेड श्योर कि हमारा माहौल जैसा रहता है हम वैसे ढल जाते हैं. मतलब ये बहुत कॉमन एक फेस है. मंजिल का माहौल हमारे लिए बहुत नया था. मैं सिर्फ 17 साल का था जब मैं मंजिल, 18 साल का था जब मैंने मंजिल ज्वाइन किया, और वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कबीर का. प्रहलाद जी आते थे, पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी, शबनम विरमानी दीदी वहाँ आती थी, और ये लोग आकर गाना गाते थे और बातें करते थे. And I was a shy kid who would never show his face to anyone. But I would listen. Definitely, I'm sitting in the crowd. तो मंजिल का माहौल बहुत गांधी और कबीर का था, और वहाँ से लगा कि and then सेकंड मंजिल का माहौल था सवाल पूछने का. वो रवि भैया हमेशा बोलते थे कि अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो तो आप सीख नहीं रहे हो, और सीखना मतलब चेंज होना. लाइक लर्निंग मीन्स चेंज. इफ यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर नॉट लर्निंग. दैट्स अ वन पैरामीटर ऑफ लर्निंग.
तो हम खुद से सवाल पूछने लग गए. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक सक्सेस, कितना सक्सेसफुल होना है आपको, सक्सेस पे बात होती है ना. तो देन वी वुड डिस्कस अ दोहा कि साईं इतना दीजो जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए. दिस इज कबीर. कि हे भगवान मेरे को इतना पैसा दो जिसमें मेरा घर बन जाए, घर समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मतलब मेरी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो पूरा हो जाए, मेरे घर वालों की. और कोई साधु मतलब कोई मेहमान या फिर कोई राहगीर या फिर कोई मांगने वाला आपके पास आए तो आप उसको भी दे पाओ. राइट नाउ देयर आर लेयर्स ऑफ जेनरोसिटी. There are layers like how much you need to earn. There's a layer of like what you need to be. और फिर इस पे बातें होती थी और मेरे को लगता था ये तो बड़ा कूल है. So I guess my initial part of my life, I had those 10-15 दोहास जिसको बहुत डिस्कस किया, फिर इन्फ्लुएंस हो गए. Same with नीरज, same with me. So ये कबीर के दोहे पढ़ के they were trying to make you think. राइट बहुत नेचुरल. ऐसा नहीं था कि क्लासरूम होता था. मतलब प्रहलाद जी आ रहे हैं और गाने गा रहे हैं और गाने गाते गाते उस पर बात हो रही है. और मतलब प्रहलाद जी परफॉर्म नहीं करते ना, वो संवाद करते हैं, वो डायलॉग करते हैं. इवन ऑन स्टेज इफ यू लिसन टू प्रहलाद जी, वो गाना गाने से पहले पूरे गाने की एक एक शब्द को बताएंगे. सेम विद शबनम दीदी. और या फिर शबनम दीदी नहीं भी होती थी तो उनकी मूवीज मंजिल में देख रहे हैं और उस पर डिस्कशन हो रहा है. हद अनहद, कबीरा खड़ा बाजार में, जो कबीर प्रोजेक्ट की मूवी है चारों, और उस पर जब बातें होती थी तो वो फिर एक्चुअली हम खुद से सवाल पूछते थे, यार हम ये क्यों कर रहे हैं. एंड दैट्स हाउ वी गॉट इन्फ्लुएंस. एंड एक एल्बम है थगनी करके, आई डोंट नो आपने सुना नहीं सुना, मतलब गाना सुना है. हाँ, श्रेयस अब्बास करके जो सिंगर है, आई एम वेरी फोन, तो उनका है ना कि कहत कबीर सुन बे साधु, एंड माया ठगनी, yes. And then in one part he is discussing कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न रोजे उपवास में, he's talking about Ram, that where he, मैं तो तेरे पास में. And I am not a spiritual person, to be honest. I'm not a religious person, but Kabir is something that I relate to. Yeah, I guess मेरे को लगता है in some way, whether you believe in God or don't believe in God, you all are निर्गुण. मतलब we all are agnostic. मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं बेड से गिरने से डर रहा हूँ या फिर एक फिल्टर कॉफी पी के मेरे को अच्छा लग रहा है, तो there is a feeling of fear, there is a feeling of pleasant, there is a feeling of sad. All these feelings that I feel, मेरे लिए वो भगवान है. मेरी जो मैं जो महसूस करता हूँ वो भगवान है. And then that's what Kabir taught me personally. हम भी मतलब and हम आज के ज़माने के लिए बच्चों को या फिर खुद के लिए हम लोग वो गाने लिखते हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से रेलिवेंट है. जैसे आपने जो गाया है, हमने एक गाना बनाया था सूरत मूरत. इट गोज लाइक, सूरत मूरत काया माया का है ये जंजाल, आओ साधु बैठे पूछे सबसे एक सवाल. तो उसमें एक पैराग्राफ आता है, पत्थरों को पूजता है जो बनाए इंसान ने, फिर क्यों इंसानों से नफरत जो बनाए भगवान ने, क्यों ये सरहद, क्यों ये नफरत, क्यों ना रहे हम सब साथ में, वो ही तो है सबके अंदर, ढूंढे उसको विश्वास में. So मतलब and that's what Kabir said कि मतलब हम सबको भगवान ने बनाया, तो हम सब साथ में क्यों नहीं रहते. पर ये बच्चों पे कैसे पहुंचा? मतलब मंजिल मिस्टेक्स, ये कबीर वाला कॉन्सेप्ट बच्चों से कैसे रिलेट किया? एंड हाँ, प्राइमरी एजुकेशन पे क्यों नहीं ध्यान दिया? मतलब सी यहाँ पर तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल रही है, आप कबीर की बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात कर रहे हैं. पहली बार कबीर का जो बच्चों के पास लेके जा रहे हैं आप, यही और जो कॉन्सेप्ट म्यूजिक का क्या रिलेशन, मतलब व्हाई? यार देखो, एंड द नीड आल्सो. हाँ,
1995 में एक रेवोल्यूशन हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, राइट। और एक आंकड़ा निकला कि इंडिया का हर तीसरा बच्चा शायद मैल न्यूट्रिश्ड है। तो पता चला यार हमें ये फिजिकल न्यूट्रिशन देना है बच्चों को, राइट। खाना, आपको खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, एक फिजिकल न्यूट्रिशन आता है आपके अंदर। बट म्यूजिक गिव्स अ मेंटल न्यूट्रिशन, राइट। व्हाट, मतलब आप देखो ना कि पिछले इतने सालों में सुसाइड केसेस कितने बढ़ रहे हैं, उन सब लोगों को खाना मिल रहा है ना। और ऐसा थोड़ी ना है कि जो लोग सड़कों पे रह रहे हैं उनको सिर्फ खाना चाहिए। You're relating this with mental health. मेंटल हेल्थ, या बट मैं आई एम नॉट कॉलिंग इट मेंटल हेल्थ, आई एम कॉलिंग इट मेंटल न्यूट्रिशन ना। मतलब एक बच्चे को या फिर एक इंसान को, आप और मैं एडल्ट है, अपन दाढ़ी निकल चुकी है हमारी, हमें सिर्फ खाना थोड़ी ना चाहिए। खाना हमें फिजिकल न्यूट्रिशन देगा ना, हमें प्यार चाहिए, हम लोगों को मतलब अटेंशन चाहिए, हम लोगों को पैसा चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना। मतलब ये जो हमारी नीड और वांट होती है ना, जब ये फुलफिल हो जाती है तो हमें एक ये जो होता है ना अंदर से निकलता है, वाह, ये मेंटल न्यूट्रिशन है। मेरे को लगता है कि म्यूजिक, आर्ट्स जैसी चीज़ें हमें मेंटल न्यूट्रिशन देती है जो बच्चों के पास नहीं है। वाई किड्स? बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड मंजिल मिस्टिक्स वी वर किड्स एंड वी कुड रिलेट कि 2 साल पहले अगर ये मिल जाता, मजा आ जाता। और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखो कि एज एन एडल्ट, मतलब अगर आप 20 साल के हो या फिर आप 15 साल के भी हो, आपको आपके घर में म्यूजिक मिले या ना मिले, दैट्स योर फैमिलीज चॉइस एंड आई कैन नॉट से एनीथिंग। देयर रिलीजन, देयर कल्चर, जहाँ म्यूजिक प्रोहिबिटेड है, राइट। तो उन कल्चर में और उनके अगर कास्ट हो या रिलीजन हो, उसमें म्यूजिक नहीं डाल सकते हम। हम इस घर में बैठे हैं, इस घर में म्यूजिक होगा या नहीं होगा इस घर के ओनर के, बट स्कूल में म्यूजिक होना चाहिए। ये तो बच्चों का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन ने इम्प्लिसिटली बोला है कि जो भी बच्चा सीखना चाहे वो उसको मिले, राइट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि आर्ट्स एजुकेशन बच्चे को मिलना चाहिए। सो वो तो बच्चों का हक है। दैट्स द ओनली प्लेस where it is their right to get music. It is right. We're talking about right to arts education. And how do you do this? So again, मतलब talking about प्रहलाद जी, वो क्या करते हैं, वो आके सत्संग करते हैं। तो हम सत्संग का एक्चुअल मीनिंग होता है सत मतलब ट्रुथ, संग मतलब टुगेदर, एक कलेक्टिव ट्रुथ होता है। So for us, satsang is any meaningful song that you do in a group. It can be environment, gender, kabir, anything, right? उस सत्संग पे एक संवाद करेंगे, which is the dialogue. That's the second pillar. कि अब हमने गाना गाया है, तो अब इस पे बात करेंगे कि गाना कह क्या रहा था, ताकि उससे एक इमोशन कनेक्ट हो जाए। अब ये गाना हमने डिस्कस कर लिया, नाउ इस गाने के बेस पे एक परफॉर्मेंस क्यूरेट करेंगे या एक नया गाना लिखेंगे, एक ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएशन जो बच्चों की क्रिएटिविटी, थिंकिंग, और ये हमें बताएगा ना कि बच्चे को समझ में आया नहीं आया। एट द थर्ड पिलर इज कॉल्ड स्वाध्याय। स्व का अध्याय, उसका मतलब होता है इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, बट फॉर अस इट इज रिफ्लेक्टिव एक्शन। कि एनी प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू डू, फॉर एग्जांपल फॉर अ 5th grader चाइल्ड, प्लांटिंग ट्री फॉर मी इट्स अ मीनिंगलेस एक्टिविटी जब तक उसके साथ उसके पे पूरा प्रोसेस ना समझे एंड ही वोंट अंडरस्टैंड कि क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहे हैं। वरना मेरे टीचर ने बोला प्लांट लगाओ तो मैं लगा रहा हूँ, मेरी फोटो खींच रही है, सबने ऐसे किया है। हाँ, मेरे को लड्डू मिल जाएगा, राइट, मट्ठी मिल जाएगी, यही इसीलिए तो लगा रहे हैं। बट इमेजिन आप 1 महीने तक बच्चों के साथ एनवायरनमेंट पे गाने गा रहे हो, डिस्कस कर रहे हो आप। जैसे हम लोग आगा खां फाउंडेशन के साथ काम कर रहे थे निजामुद्दीन बस्ती में, बट हम गाना गा रहे हैं, जर्नल गाना गा रहे हैं कि वी नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। इसके थीम पे अपन गाना गा रहे हैं। एंड कबीर के जो ओरिजिनल कबीर जो लिखा हुआ है, मतलब जो ओरल ट्रेडिशन में, वही गा रहे हैं।
बच्चों ने खुद ने जब डायलॉग करा तो खुद ने बताया कि कैसे टॉयलेट एक बहुत बड़ा बॉटल नेक है, क्योंकि इतने सारे घर हैं और सिर्फ एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, करीब 3 टॉयलेट 2 बाथरूम, और जो उसका ज्यादातर जो दिक्कत थी वो लोगों की तरफ से थी कि नल के तोड़ देते हैं, गेट तोड़ देते हैं, साइनेज जो है वो लेके भाग जाते हैं, दीवारों पे नाम लिख देते हैं, ये सारी दिक्कतें थी. एंड देन द चिल्ड्रन रोट अ सॉन्ग, से इट गोज लाइक, टूटे नल है बाल्टी गायब और है नाली जाम, चोरी करके ले गया कोई हो गया काम तमाम, साइनज लेके उड़ गया कोई कैसे हम ना जाने, खबर नहीं है हमको कोई हम कैसे अनजाने, एक दिन टॉयलेट खो जाएगा होगा नहीं हिसाब, तो हम करेंगे कोशिशें होंगे कामयाब, मुश्किलें कम होंगी होंगी खुशियां बेहिसाब, हम करेंगे कोशिशें होंगे कामयाब एक दिन. And it actually worked. It is lovely actually. Yeah, and imagine children writing this, children composing this. तो ये तो संगीत तक हो गया. तो सत्संग हुआ, गाना संवाद हुआ कि कमिंग टू अ पॉइंट कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारे आसपास नेबरहुड में प्रॉब्लम क्या है और ये गाने का मतलब क्या है. देन उस पर गाना लिखना. एंड देन स्वाध्याय हुआ कि फिर उन्होंने जाकर कम्युनिटी कॉन्सर्ट्स किए. अलग अलग बच्चों ने 6 क्लस्टर्स में, निजामुद्दीन के अलग अलग 6 क्लस्टर्स में गए और ये गाना गाया. एंड दे हैड अ डायलॉग विद पीपल कि हमारा टॉयलेट, एंड दे सेइंग कि एक दिन टॉयलेट खो जाएगा होगा नहीं हिसाब, कि अगर टॉयलेट नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, बाहर तो नहीं कर सकते, अपने घरों के आगे तो नहीं. एंड इट एक्चुअली वर्क मैजिकली. एंड तो बच्चे टेकिंग एक्शन ऑफ लाइक गोइंग एंड टेलिंग पीपल to use it properly and all that. तो मेरे को लगता है कि ये जो हुआ ना, इस 4 पिलर्स को हम 4S बोलते हैं. फोर्स, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं उसको. and that's how we bring music in the education. तो सत्संग और संगीत म्यूजिक हो गया, संवाद और स्वाध्याय थ्रू लर्निंग थ्रू हो गया. तो that's why we call it learning through music. And you do this in schools? We do. Bastis, mostly with underprivileged kids, and you're doing this with 8,000 kids. Currently, yes. So we have a different impact model. So a high touch impact model is something that हम execute कर रहे हैं. हमारे ही fellows जाकर schools में, बस्तीज में काम कर रहे हैं. We have a mid touch impact model जहाँ पर we either हम लोग करिकुलम बनाते हैं स्कूल्स के लिए और उसको मंथली एंड वीकली मॉनिटर करते हैं कि स्कूल के लेसन ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे. एंड वी हैव आल्सो हैव अ लो टच इम्पैक्ट मॉडल जिसमें हम लोग डिजिटल कंटेंट बनाते हैं और थ्रू आवर पार्टनरशिप विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रथम, हम लोग जैसे प्रथम के साथ मिलके हमने 900 गाँव में 60,000 बच्चों तक म्यूजिक एजुकेशन पहुँचाया. बट इट वॉज अ वीडियो जो हमने उनको पहुँचाया. वहाँ से डेफिनेटली करीब 27,000 वीडियो है. हम तक 8,000 वीडियोस होमवर्क आए थे कि जिन्होंने वो म्यूजिक सीखा उससे फिर उन्होंने अपनी वीडियो, क्योंकि वो है ना स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने वीडियो बनाया. जैसे बच्चों ने 12 वीडियोस देखी और उनके बाद उन्होंने एक एक्टिविटी करी, इट्स कॉल्ड मेरे गांव की संगीत सैर. तो बच्चों ने एक्चुअली जा के हर घर में जाके लोगों का ऑडिशन किया और बोला आपके घर में कौन गाता है सुनाओ. तो इमेजिन 60,000 चिल्ड्रन गोइंग around their houses and taking auditions. They were lovely songs. So but again it's a very low touch impact जो हम create कर रहे हैं. तो that's what. तो हमारे हाई टच में अभी करीब 28,000 हैं. हमारा लास्ट ईयर का बताऊं हाई टच और मिड टच का मिला के करीब 28,000. निजामुद्दीन बस्ती वाला हाई टच है मिड टच है? इट वाज अ हाई टच मॉडल. हमने खुद इम्प्लीमेंट किया, हम ही जा रहे थे, हम ही. और मिड टच में टीचर ट्रेनिंग करिकुलम के थ्रू हम लोग करते हैं. एंड लो टच में सिर्फ कंटेंट. मैं लास्ट क्वेश्चन, ये फेलोशिप की बात की, क्या मंजिल मिस्टिक की फेलोशिप रन करता है? हाँ, तो फिर किसके लिए ओपन है और लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या स्टाइपेंड है उसका 4%? So consider it like Teach for India for musicians come from low income families. So if you're a musician, no matter आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 12वीं पास हैं,
आपका ओरिएंटेशन पढ़ाई होना चाहिए बाय द वे। आप ऑडिशन देते हो, एक गूगल फॉर्म भरते हो, अगर आप गूगल फॉर्म नहीं भर पाते तो हम आपकी भरने में मदद करते हैं। And once you're selected, and there's a rigorous 12-week long process, so you have to go through that. Once you get selected, you spend 20 hours a week educating 400 children, implementing our हमारे करिकुलम है, एक SEL का करिकुलम है, एक जेंडर का करिकुलम है हमारा, उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेंडर एजुकेशन ऑल थ्रू म्यूजिक करते हैं। तो कोई एक करिकुलम आप 400 बच्चों को थ्रू आउट 2 years आप एग्जीक्यूट करते हो, और 50% ऑफ योर टाइम you spend building your leadership and upskilling yourself. In this 20 hours. So 20 hours you're spending with 400 kids. 20 hours you are we're building their leadership and employability skills, and 8 hours are left for reflection, just meetings. So it is a full-time fellowship? It's a full-time fellowship. You get about 12,000 a month as stipend. अभी तक हमारे 16 फेलोज निकल चुके हैं, एंड अबाउट 100% प्लेसमेंट की बात करूं तो करीब 5 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं, फ्रीलांस हो गए हैं, तो वो कर रहे हैं, बाकी 11 लोग प्लेस्ड हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली म्यूजिक सेक्टर या बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हर फेलो हमारा जो कर रहे हैं। सो इट्स अ फेलोशिप फॉर म्यूजिशियंस हु वांट्स टू वर्क विद किड्स and at the same time wants to work on their leadership and employability skills. The larger idea is to build a community of musicians and music lovers all together. Just if you can summarize this in like 2 to 3 lines, what is the need of social in entrepreneurs, social organizations in a society where you have a government too? I guess गवर्नमेंट, जैसे जब आप बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलोनीज में RWAs होते हैं, बट अगर गवर्नमेंट सोसाइटी है तो RWA की जरूरत क्या है? आई गेस इट्स लाइक दैट, वी जस्ट वन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे राइट्स नहीं होते, हमारी ड्यूटीज भी होती है ना। तो मेरे को लगता है कि एज सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, अ नॉन प्रॉफिट, इट्स देयर राइट to help the government achieve what they are not been able to achieve. Oh, you are doing your bit by thinking that this and is इतना सा है, मतलब जो NCF और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 ने एक और सपना दिखाया है आर्ट्स एंड एजुकेशन को, वो मैं या फिर कोई भी, मतलब हम जैसी 50 ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर पाती ना। Now when we are sitting in 2024, 11वीं और 12वीं क्लास में म्यूजिक पहुंच चुका है। When we are sitting here, Delhi government has launched School of Specialized Excellence, which is performing and visual arts के स्कूल हैं। All these schools are not made because Manzil Mystics existed, because government, but Manzil Mystics की जरूरत है कि हमारे पास resources है, हमारे पास expertise. You are reaching to Nizamuddin Basti, where government is not able to reach. You are reaching to that grassroots and level. I personally feel government want to reach, but capabilities and all. हाँ, सारा प्रॉब्लम फिर पॉपुलेशन पे आ जाता है। तो मेरे को लगता है कि हम बस वो गैप फिल कर रहे हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रपोज कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके, आई गेस हम जब लैंड हैंड फाउंडेशन की बात कर रहे हैं या फिर प्रथम की बात कर रहे हैं, वो ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि वो समझता है कि वो जो भी कर रहा है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके ही कर रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी आल्सो एनविजन कि दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू सबसे पहले कि हम कोई एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जो एक्चुअली उसका एक्चुअल रेप्लिकेशन गवर्नमेंट सिस्टम में होगा। तो हम अगर टीचर ट्रेनिंग बोलते हैं तो SCRT है, अगर हम करिकुलम बोलते हैं तो NCRT है, अगर हम प्लेसिंग टीचर्स बोलते हैं तो प्लेसमेंट है गवर्नमेंट स्कूल में। तो उन 15 लाख टीचर्स में से कुछ म्यूजिक टीचर्स हैं जो स्कूल्स में नहीं है, तो उनको पहुंचाने का काम हम कर सकते हैं, मतलब प्रिपेयरिंग। तो मेरे को लगता है कि हम जो भी गवर्नमेंट करना चाह रही है उसकी कहीं ना कहीं किसी एक हिस्से में एक ऐसा मॉडल है जो क्रैक करना है, और मतलब मेरे दिमाग में हो चुका है वो क्रैक, जस्ट वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट। एंड हमें भी वो देखना है कि जो दिमाग में उसका पायलट भी करना होगा। मिड टच मॉडल का
एक हाई क्वालिटी पायलट करना है, वो हमें कम से कम 3 स्टेट्स में मंजिल मिस्टिक के आइडिया को रेप्लिकेट करना है विद द स्टेट गवर्नमेंट, which we are starting in 2025. High touch model, we think we are sorted with that, and we will be able to do that with 20,000 children, 200 school. अगर ये हुआ, that will become our lab to actually replicate this everywhere in India. Okay. Yeah. So we are concluding. Yes. And I think if anyone want to reach out to you for their composition work, their performance and their background score, they can reach out to you. Right? Yeah, 100%. Right? So we will mention their email ID and the contact details, so people can reach out to you. Yes. And so this is it. Thank you so much. Next it was amazing. week. So we are trying to do many interviews. So be on social issues and on social entrepreneurs.